हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या मैं योग्यता ऐसा कह सकता हूँ कि अलग अलग स्पीशीज़ के अलग अलग जीन होते होंगे और उनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, है ना? तो इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक स्पीशीज़ का जेनेटिक मेकअप करते हैं। ठीक है, होमो सेपियंस में भी सेम प्रकार का डीएनए देखने को नहीं मिलता ना। जैसे अभी देखो, अ सिंगल स्पीशी माइट शो डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल। स्पीशी एक ही है, नाम होमो सेपियंस, लेकिन इसके अंतर्गत आपको जेनेटिक लेवल पर, जीन्स लेवल पर, डीएनए के लेवल पर आपको वहाँ पर विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। होमो सेपियंस करंट इंसानों की प्रजाति है। अब उन इंसानों की प्रजाति में अलग अलग प्रकार के इंसान हैं जिनका रंग, रूप, हाइट, फीचर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस सब अलग अलग हैं। चाइनीज़, इंडियन अमेरिकन, अफ्रीकन, इन तीनों को एक दूसरे से अलग क्या बनाता है? इनके जीन्स। क्यों? ये इनका डीएनए का। लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। आप एक डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, एक चाइनीज में और एक अफ्रीकन में, राइट? ऐसी चाइनीज भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इंडियन में और अफ्रीकन में, और अफ्रीकन भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंडियन और चाइनीज में। जो देखने का नजरिया है इन तीनों को एक दूसरे का, वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? जीन्स, डीएनए एंड जेनेटिक मेकअप। ओके, जैसे और छोटे लेवल पर आ जाते हैं। दिल्ली में और इंडिया के वेरियस जगहों में, आपने दिल्ली के अंदर एक जगह सुनी होगी शायद से, योगिता आपने सुना होगा, प्रगति मैदान का नाम सुना है? वहाँ पर अलग अलग प्रकार के फेस्ट या फिर फेयर्स लगते हैं हर साल। बुक फेयर, कार एक्सपो, है ना? ऐसे ही एक फ्रूट फेस्टिवल लगता है और एक डेडिकेटेड दिन उसके लिए रखा जाता है, मैंगो फेस्टिवल के लिए। सुना होगा आपने पक्का। और भी राज्यों में होता है, आई थिंक इसमें उड़ीसा में भी होता है ये। ठीक है, अब 1000 वैरायटी के आम जो हैं वो भारत में सिर्फ इकलौते पाए जाते हैं। अब वहां पर अगर आम एक ही हो तो फेस्टिवल किस बात का? मैंगो फेस्टिवल किस नाम का? फेस्टिवल के अंदर तो यही है ना कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। भारत में 50,000 से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट वैरायटीज हमें चावल की देखने को मिलती हैं। 50,000 से ज़्यादा, और 1,000 से ज़्यादा आम की वैरायटी। स्पीशी क्या है? सिर्फ एक ही है ना, चावल, आम। जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसी? हजारों की संख्या में अलग अलग प्रकार की। जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउ करता है अलग अलग स्पीशीज को टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट्स। दिस ऑल्सो इंश्योर्स कि कुछ जो स्पीशीज हैं दे सर्वाइव ड्रास्टिक चेंजेस और वो डिजायरेबल जीन्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। स्पीशीज जो, ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट, ये प्रिलिम्स के अंदर बन सकता है वाला पॉइंट। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन। इसका तो टैटू करवा लो आप लोग अपने शरीर के ऊपर। ठीक है, सुनो। स्पीशीज दैट डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर जेनेटिक मेकअप। ठीक है, अगर उनके जीन्स मैच नहीं करते हैं, जेनेटिक मेकअप अलग है, दे डू नॉट इंटरब्रीड इन नेचर। दिमाग में आपके किसी भी प्रकार के थॉट आने से पहले इस लाइन के रिगार्डिंग, मैं इस लाइन को पहले क्लियर कर दूं जरा। जेनेटिक मेकअप के कंटेक्स्ट में अगर वो कह रहा है कि स्पीशीज दैट डिफर फ्रॉम वन अनदर, जेनेटिक मेकअप मैच ही नहीं करता। मुझे एक बात बताओ जरा,
क्या चाइनीज, इंडियंस और अफ्रीकन का जेनेटिक मेकअप कुछ मैच करता है? कुछ मैच करता है, कुछ की बात कर रहा हूं मैं, सम परसेंटेज। बताओ। योगिता, कोई चाइनीज ऐसा होता है जिसके चार पांच हाथ पैर हो? कोई इंडियन ऐसा होता है जिसकी माथे पे आंख हो? और अफ्रीकन कोई ऐसा जिसका पैर नीचे और टांगी ऊपर हो? ये जिसका सर नीचे और पैरों की जगह मतलब सर और टांगी ऊपर हो? नहीं ना। कॉमन चीज़ क्या है इन सब में? होमोसेपियंस से ही उत्पन्न हुए लोग हैं, राइट, जो कि एक सिंगल स्पीशी है। यानी कि कहीं ना कहीं इनका जेनेटिक मेकअप कुछ ना कुछ तो लिंक है। लिंक इस प्रकार से भी है, 6th क्लास की हिस्ट्री कैसे भूल जाते हो? सबसे पहला इंसान कहां पर आया था? बोलो। अफ्रीका। इंसान के 97% से ज़्यादा जीन्स किससे मैच करते हैं? और पीछे अगर चले जाओ तो मैंने 9th क्लास के हिस्ट्री के पहले चैप्टर के अंदर आपको करवाया था ये वाली चीज़। तमिलनाडु। बताओ। गोरिल्ला के चिंपांजी भूल गए? गोरिल्ला के चिंपांजी, चिंपैंजी यार, गोरिल्ला। अपने बॉयफ्रेंड को मेंशन करके बोल रही है गोरिल्ला? फिर तो स्पीशीज दैट डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द जेनेटिक मेकअप, इनके बीच में कुदरती रूप से इंटरब्रीडिंग नहीं होती। जेनेटिक मेकअप अब इंसानों का और चिंपैंजीज का अलग अलग है कि नहीं है? इंसान बच्चे पैदा करेंगे चिंपैंजीज के साथ जाकर, बताओ। लेकिन एक चाइनीज और एक अफ्रीकन के बीच में शादी होना संभव है? एक इंडियन एक जापानीज लड़की से शादी कर सकता है? कोरियन लड़की से शादी कर सकता है? अफ्रीकन लड़की से शादी कर सकता है? वो लोग हमसे शादी कर सकते हैं? बिल्कुल। जेनेटिक मेकअप मतलब यहां पर एक लिंक की बात करी जा रही है। आई नो ये लाइन क्लियर नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब ये ऊपर बोल रहा है कि डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें जेनेटिक लेवल पर। अरे पर जेनेटिक मेकअप तो सेम है ना, निकले कहां से सारे के सारे? होमोसेपियंस है ना, वो भी इंसान है ना, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। रंग रूप और फेशियल एक्सप्रेशन को छोड़ दो, दूर से देखकर ये तो बता सकते हो ना कि इंसान का बच्चा चला आ रहा है। हरनीत, चाइनीज अलग तरीके से वॉक करते हैं, पैरों पर चलकर आते हैं क्या? और हाथ की जगह टांग में लाएंगे आपसे अगर आप हेलो करोगे तो? बिल्कुल नहीं। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं, दे हैव इन कॉमन मच ऑफ देयर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर इंस्टेंस 98.4%। अच्छा, इसके आंकड़े ना बदलते रहते हैं, ठीक है, मैं वही देख रहा था इसको। जैसे हिस्ट्री की जो 9th क्लास की जो हमारी तमिलनाडु की जो बुक है उसके अंदर आई थिंक 97% दे रखा है। मोर देन 95% आप कर दो चलेगा, ठीक है। 98.4% ऑफ द जीन्स ऑफ ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज आर द सेम। ये क्या दिखा रहा है? इनके बीच में क्या है? पहले जेनेटिक मेकअप सेम था। अच्छा, जेनेटिक मेकअप फिर अलग कैसे हो जाता है? इवोल्यूशनरी फीचर्स की वजह से। प्रीवियस चैप्टर याद करो। पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकार की जो क्रोकोडिलियन स्पीशीज जो इमर्ज हुई थी, क्या आज के मगरमच्छ बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं? उनकी टांगे आपने देखी थी ना, कितनी ऊंची ऊंची थी जमीन से। क्रोकोडाइल ऐसे रन कर सकते हैं सारे क्रोकोडाइल, जिस प्रकार से उनकी टांगे जो बड़ी थी, जो क्रोकोडिलियन स्पीशीज जब इमर्ज हुई थी? बताओ, नहीं ना। लेकिन आज का मगरमच्छ इमर्ज तो वहीं से हुआ है। वो चेंज क्यों हो गया उस जमाने में मिलने वाले मगरमच्छ से? बिकॉज ऑफ इवोल्यूशनरी फीचर्स। ये हो गई जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन्स की वजह से, जीन्स के माध्यम की वजह से
अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स आपको पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, राइट। अब बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी की। इट इज द रेशियो ऑफ वन स्पीशीज पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल स्पीशीज इन द गिवन बायोम। ठीक है, रेशियो ऑफ वन स्पीशीज पॉपुलेशन, एक स्पीशी को आप देख रहे हो, उसकी पॉपुलेशन को देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल स्पीशीज। एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में होता है। अब यहां पर दो नंबर होते हैं, 0 से लेकर 1 तक। ये रहा। हाँ सुगंधा, क्या कह रहे हो? बताओ बताओ, पूछो पूछो सुगंधा, क्या कह रहे हो? तो इट इज अ रेशियो ऑफ वन स्पीशीज पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल द स्पीशीज एक गिवन बायोम के अंदर, एक गिवन इकोसिस्टम के अंदर, हैबिटेट आप कुछ भी इमेजिन कर लो। 0 से 1 तक इसकी रेंज होती है। 0 रिप्रेजेंट करता है इन्फानाइट डाइवर्सिटी को, इतनी कि जितनी काउंट ना करी जा सके। 1 रिप्रेजेंट करता है ओनली वन स्पीशी जो कि प्रेजेंट होती है। यानी कि मैं अगर इस स्पीशीज डाइवर्सिटी के रेशियो के नंबर को अगर मैं देखूं, अगर मैं 1 से नीचे जा रहा हूं तो बताओ स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। मैं 0 से 1 की तरफ जा रहा हूं। अब 0 से 1 की तरफ कैसे जाओगे? 0.1, 0.2, 0.3। अगर मैं ऐसे लेटर पर चढ़ता जा रहा हूं 0.1 से लेकर 0.5 तक अगर मैं गया तो क्या हो गया? स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो गई? कम हो गई। मैं 0.7 से 0.3 तक आ गया, अब बताओ बढ़ गई। मैं 1 से लेकर 0.8 तक आ गया, मैं 0.3 से लेकर 0.9 तक चला गया, कम हो। समझ गए? योगिता कोई दिक्कत आई इस चीज में? अरनीत, ठकुराइन, सुगंधा, समझ में आया ये वाली बात 0 से लेकर 1 तक का? ठीक है। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ डाइवर्सिटी विद इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। इसलिए मैं आपको बोल रहा था, चाहे आप इसको बायोम कह लो, चाहे इकोलॉजिकल कम्युनिटी कह लो, हैबिटेट कह लो, इकोसिस्टम कह लो, एक ही बात है। आपको बस मेन कंटेक्स्ट पे कमांड रखनी है। यहाँ पर आप इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होना कि हमें बायोम का रट्टा मारना है या इकोलॉजिकल कम्युनिटी का या इकोसिस्टम नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हो। आपको तो यहाँ पर तो आपको स्पीशीज़ बतानी है, फ्लोरा एंड फौना वाला चैप्टर है ना, तो आपको नंबर बताने हैं बस इनके। किसी भी एक चीज़ को पकड़ लो आप। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द डाइवर्सिटी विद इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, जिसके अंदर स्पीशीज रिचनेस की भी बात होती है और स्पीशीज इवननेस की भी बात होती है। अब तो ये चीज़ पता है ना कि स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस क्या है। स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज कहाँ गया इवननेस। अब तो क्लियर है ना ये प्रीवियस चैप्टर से, लेक्चर से, सॉरी। ठीक है। इन जनरल सेंस ऑफ द टर्म स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कराया ठकुराइन, इसके पहले लेक्चर में मैंने बताई नहीं ये वाली चीज़, और उसका डायग्राम बनाकर। और क्यों कम हो जाती है इक्वेटर से पोल तक? वेरी गुड, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से।
अगर मैं अर्थ को डिवाइड कर दूं 3 जोन्स के अंदर, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मुझे कहां देखने को मिलेगी? ट्रॉपिकल। क्यों? वहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा अनुकूल रहती हैं। एक क्या होता है वहां पर सबसे ज्यादा, पहले बताओ, क्या गर्मी होती है? गर्मी होती है ट्रॉपिक्स में? बिल्कुल होती है, सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ रही होती हैं। सनशाइन की कंडीशन होती है? होती है। बारिश होती है, नमी रहती है ना? अब इन सारी कंडीशंस को मिलाकर एक सिचुएशन इमेजिन कर लो। योग्यता, हम अपनी छत पर कुछ दिनों के लिए कूलर में या किसी भी बाल्टी में, मग्गे में पानी पड़ा छोड़ दें, मच्छर पैदा होने में टाइम लगाएंगे? नहीं ना? लेकिन यही काम हम पोलर रीजन में करें कि बाहर एक बाल्टी या एक मग्गा पड़ा छोड़ दिया, थोड़ा सा उसमें अंदर पानी था, मच्छर आ जाएंगे 1 साल तक या 10 साल तक भी अगर वो पड़ा हुआ है तो? बताओ, नहीं ना? मच्छर ऑटोमेटिकली हमारे छत पर कैसे ग्रो कर, मतलब ये पैदा हो रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं वो, अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं? बिकॉज दिस इज द रीजन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ नोन एज ट्रॉपिकल रीजन। सिचुएशंस उनके बर्थ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए अनुकूल है यहां पर। मानते हो इस चीज को सब लोग? और यही हमने पढ़ा था ना, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी की प्रेजेंस जो अभी पाई जा चुकी है और खोजना बाकी है, वो कहां जाकर मिलेगी और मिलती है? नियर द इक्वेटर, यानी कि क्या बोलूंगा मैं उसको, पोलर रीजन में। और सूरज की किरणें यहां पर डायरेक्टली पड़ती हैं, तो इस रीजन को क्या बोला जाता है? एक और नाम क्या होता है इसका? विच जोन? विच जोन? टॉरेट जोन। ठीक है? तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। जो ट्रॉपिक्स होते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यहां पर आपको ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट या फिर पोलर एरियाज। फिर बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। और हैबिटेट क्या होते हैं अभी मैंने आपको बताया, आप पहले भी पढ़ चुके हो। नेचुरल होम या एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल, प्लांट या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स, है ना? नेचुरल होम और नेचुरल एनवायरनमेंट। हैबिटेट जो होता है, हैबिटेट को हैबिटेट कहने के लिए बड़े सारे फैक्टर्स साथ में वर्क करने चाहिए। क्या? क्लाइमेट, वेजिटेशन, उस जगह की ज्योग्राफी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में बड़े सारे बायोलॉजिकल जोन्स भी हो सकते हैं। लेक, डेजर्ट, कोस्ट, एस्चुरीज, वेटलैंड, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 8 में तो सबके जिक्र करा हमने ठाकुरायन इसके बारे में, वेटलैंड वाले चैप्टर के अंदर। अगर हम लोग इकोसिस्टम लेवल पर बात करें, इंडिया को एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर जितने भी इसके पास अलग अलग प्रकार के बायोलॉजिकल जोन्स हैं, डेजर्ट हो गए, रेन फॉरेस्ट हो गए, मैनग्रोव हो गए, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, एल्पाइन मीडो, यहाँ पर ज़्यादा इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू अ ठंडी कंट्री, टेम्परेट कंट्री, पोलर कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे। और इसका सिंपल सा रीजन क्या है? बिकॉज बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज व्हेन यू मूव फ्रॉम डैश टू डैश, व्हेन यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, है ना? और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहाँ पर होती हैं? नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह, ग्रीनलैंड वगैरह कहाँ पर हैं? स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड कहाँ पर है ये?
टेम्परेट एंड पोलर रीजन के बॉर्डर पर, राइट। फिर बात करते हैं स्टेबल कम्युनिटी की। स्टेबल कम्युनिटी का मतलब बेसिकली ये होता है, इनकी प्रोडक्टिविटी ईयर बाय ईयर अगर आप देखो ना, उसमें आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी नहीं। क्यों? नाम से ही पता लग रहा है ये कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। आंधी तूफान या कुदरत की कोई भी मार इनको हिला नहीं सकती, इनके जज्बातों को कम नहीं कर सकती। तो या तो ये डटकर अंबुजा सीमेंट की तरह खड़े हुए हैं, या बिल्कुल ही बेशरम है कि अगर हल्की फुल्की कोई डिस्टर्बेंस हो भी जाए, ठीक है, प्राकृतिक आपदा की वजह से या इंसानों की किसी हरकत की वजह से, अगर उस इकोलॉजिकल इकोसिस्टम को, उस इकोलॉजिकल जोन को अगर कोई किसी भी प्रकार की हानि पहुंच रही है प्राकृतिक आपदा की वजह से या इंसान की किसी एक्टिविटी की वजह से, इन्होंने अपने आप को इस प्रकार से मजबूत बनाया होता है अंबुजा सीमेंट की तरह, या फिर कुदरत की मार या फिर इंसान के द्वारा करी गई एक्टिविटीज की वजह से जो रिपरकशंस होते हैं उसको झेलने के लिए इतने बेशरम हो चुके होते हैं कि ये अपनी स्टेबिलिटी खोते ही नहीं है। एज वेल एज अगर उस रीजन में कोई एलियन स्पीशीज आ जाए, उसका इन्वेजन हो जाए, ये उसको भी रेजिस्ट कर लेते हैं, उसको भी टैकल कर लेते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि इनके रियासत में कौन सी आर्मी, किसकी सल्तनत की आर्मी घुसी चली आ रही है, ये सबको बाहर खदेड़ फेंकने के लिए सक्षम है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो स्टेबल कम्युनिटी है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं एक एलियन स्पीशी का, एक एलियन फ्लोरल स्पीशी का, जिसका टर्म यूपीएससी ने साल 2018 में यूज कर रहा था, प्रोसिपस जूलीफ्लोरा का अगर यहां पर अटैक हो जाए, क्या ये उसको रेजिस्ट कर देंगे? कर सके चाहे ना कर सके, लेकिन डटकर पक्का खड़े रहेंगे काफी टाइम तक, है ना। और स्टेबल कम्युनिटी अगर ये सच में स्टेबल है तो वो रेजिस्ट भी कर सकते हैं। डू यू एग्री? और प्रोसिपस जूलीफ्लोरा क्या होता है? एक ऐसी फ्लोरल पॉपुलेशन जो कि क्या कर सकती है, किसी भी जगह की इकोसिस्टम को, प्लांट डाइवर्सिटी को लुप्त कर सकती है, गायब कर सकती है। कैसे? उसको गायब करने के बाद खुद क्या करेगी ये प्रोसिपस जूलीफ्लोरा की कम्युनिटी? वहां पर अपना अड्डा बना लेंगे, राइट। समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं एंडेमिज्म की। एंडेमिज्म एक इकोलॉजिकल स्टेट होती है स्पीशीज की, कि एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर कौन सी यूनिक स्पीशीज देखने को मिल रही है आपको, वो उसी एरिया के मूल निवासी हैं, एंडेमिक हैं। कुछ स्पीशी आपको आइलैंड पे ही मिलेगी, कुछ एक पर्टिकुलर देश के साथ ही एसोसिएटेड होती है, कंट्री एक ही चीज़ है, ये एक डिफाइंड जोन के अंदर। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, नीला कुरुंजी कहाँ खिलता है? सारी कंट्री में मिलता है नीला कुरुंजी? नहीं। वेस्टर्न घाट में खिलता है, कितने साल में एक बार? 12 साल में एक बार। पढ़ाया था ना मैंने, यही है। तो यानी कि नीला कुरुंजी वेस्टर्न घाट के लिए क्या बना? कौन सा स्पीशी? एंडेमिक स्पीशी। नीला कुरुंजी का फीचर क्या है? एंडेमिज्म। वो वहां का मूल रूप से क्या है? निवासी। अपना रंग रूप, अपना स्वरूप कितने साल में एक बार दिखाता है? 12 साल में एक बार। तो ऑर्गेनिजम्स दैट आर इंडिजिनियस टू अ प्लेस, ठीक है, वो एंडेमिक आप उनको तब नहीं कहोगे अगर वो कहीं और भी मिल रहे हैं, वो उसी जगह पर मिलने चाहिए और उस जगह की, उनके मिलने की वजह से वो उस जगह की यूनिक पहचान होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइप का एनिमल या प्लांट हो सकता है एक पर्टिकुलर इकोलॉजिकल जोन के लिए एंडेमिक हो, एक कंट्री के लिए या स्टेट के लिए, ठीक है। और अगर आपको कोई एक स्पीशी हर जगह पर देखने को मिलती है, जैसे जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी स्पीशी ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है? बताओ। फंगस। फंगस को आप एंडेमिक स्पीशी कहोगे?
नहीं, जब ओमनीपोटेंट वर्ड आ गया तो एंडेमिक तो वर्ड यूज हो ही नहीं सकता। तो जो एंडेमिज्म का जो अपोजिट वर्ड होता है ना, उसको आप कहते हो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सट्रीम अपोजिट ऑफ एंडेमिज्म। अब एंडेमिज्म अपने आप में एक एक्सट्रीम वर्ड है। कैसे? कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जिसको आप इंडिजिनियस मान रहे हो पर्टिकुलर जगह का, आप उनको एंडेमिक तब नहीं कहोगे अगर वो कहीं और भी मिल रहे हैं। मतलब एक ही जगह पर वो डिफाइनिंग फीचर होने चाहिए वहां के, और कहीं नहीं मिलने चाहिए। समझ पा रही होगी इस बात को? लेकिन अगर उस स्पीशी, चाहे वो फ्लोरल स्पीशी हो चाहे फॉनल स्पीशी हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और भी मिलती है और बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत सारी जगहों पर मिलती है, तो आप उसको एंडेमिक ना कहकर एक बिल्कुल अपोजिट वर्ड बोलोगे, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या मैं ठकुराइन ऊपर वाले जो डिस्कशन है उससे छीन कर एक बात को यहां पर ऐसा लाकर लिख सकता हूं कि जो फंगस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन में एंडेमिक ना कहकर मैं कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन कह सकता हूं फंगस के डिस्ट्रीब्यूशन को? बताओ। बिल्कुल ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत? श्रेया, कोई दिक्कत? निर्वैर, कुणाल? अब दो वर्ड सुने होंगे आपने श्रेया, योग्यता के पेटेंट राइट सुना है? कॉपीराइट, पेटेंट राइट पाना, है ना? जब आप पेटेंट राइट, कॉपीराइट या अपनी किसी चीज पर ठकुराइन, आप मालिकाना हक अगर मानते हो किसी चीज का सॉरी, इसको आप ईवीएस के सब्जेक्ट में लेकर जाओ, एनवायरमेंटल स्टडीज में अगर आप इसकी बात करो, उसी पेटेंट राइट, कॉपीराइट या आपका किसी चीज के ऊपर मालिकाना हक है, उसके दो टर्म निकल कर आते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग और उसी पेटेंट को चोरी करना, बायो पायरेसी। समझते हैं इस चीज को? बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। और यूपीएससी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी, ये कोई इनमें से कोई एक एग्जाम इसके बारे में पूछ चुका है। आई थिंक यूपीएससी दे चुका है इसके बारे में टर्म 2015, आई थिंक टीना डाबी वाले पेपर के अंदर, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर। एंड श्रेया, हम लोग बायो पायरेसी और इन सब के बारे में ना, जो रवि पी अग्रवाल की बुक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ज़रूरी क्यों होता है ना? या फिर आपने एक टर्म सुनी होगी, जैसे आप लोगों ने अपना बच्चा अब आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो, तो अगर कोई डिफेक्ट है भी तो डीएनए को कैंची से काटकर जोड़कर अच्छे से ठीक कर सकते हो। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है क्रिस्पर कैस9, डीएनए सीजरिंग टेक्निक। यूपीएससी ने 18 में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा, 19 में भी पूछा, है ना? तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी अगर चोरी कर ली जाए, सोचो ज़रा, ये बायो पायरेसी का पार्ट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। लेकिन हम फिलहाल अभी यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडीज़ के ऊपर बात करते हैं, कोर साइंस को थोड़ा सा साइड रखते हैं, एनवायरमेंटल साइंस को यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है? बायो प्रोस्पेक्टिंग, वैसे ये रिलेटेड एक्चुअली होता तीनों के साथ है, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी प्लस साइंस, ठीक है? बायो प्रोस्पेक्टिंग, इट इज़ अ टर्म विच रेफर्स टू, ध्यान से समझना इसको, इंटरेस्टिंग है। बायोडाइवर्सिटी की खोज में कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट, कुछ भी आप और मैं अपने घर से निकले हुए हैं, हमें पता लगा कि किसी एक रीजन के अंदर कमर्शियल तौर पर वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्सेज मिलते हैं या कोई बायोकेमिकल्स मिलते हैं। हरनीत ने मुझे बोला, आप मेरे जम्मू आ जाओ, यहां पर हमारे पहाड़ हैं कुछ पास में, उधर ऐसे फूल लगे हुए हैं जिनसे ऐसी दवाइयां बनेंगी कि एक एक टैबलेट 5-5 हज़ार की बिकेगी, और अभी तक कोई उसका यूज करता नहीं है। दिमाग में जा गया मनी 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 मनी, बस। अब कुछ लोग उसकी यात्रा में निकल पड़े कि वैष्णो देवी बाद में जाएंगे, पहले वो फूल तोड़ कर लाते हैं। तो बंदा क्या कर रहा है? बायो प्रोस्पेक्ट। और समझते हैं इस चीज को। इट रेफर्स टू एन एक्टिविटी। अच्छा, एक और चीज देखना, कमर्शियली वैल्यूएबल है ना, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो शॉर्ट में, जैसे मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है। यहां पर पर्पस पर्सन का मनी होता है, ओके?
बायो प्रोस्पेक्टिंग एज एन एक्टिविटी रेफर्स टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिसका आपको लगता है कि यार इससे पैसा बन सकता है, मैं इसको अगर इसको इंपोर्ट करूंगा, सॉरी मैं इसको अगर एक्सपोर्ट करूंगा, या फिर इससे बनाई हुई चीज़ें बेचूंगा, कंपनी को ठेका दे दूंगा, या फिर कुछ इससे चीज़ बना सकता हूँ, कुछ औषधि बना सकता हूँ, उसकी किसी देश में एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, उससे आप कुछ प्रोडक्ट डिराइव कर रहे हो। ठीक है, तो इट रेफर्स टू एन एक्टिविटी ऑफ डिराइविंग प्रोडक्ट्स ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बाय नेशंस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं बोलना चाहिए मुझे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि इंसान के मन में यहाँ पर कुदरत या उसके रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन नहीं है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, पैसा कमाना है। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, नॉट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पर जो है बड़े स्केल पर जब भी ये वाला कोई काम कर सकता है तो वो तो कंट्रीज ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट अ थंब रूल, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके देश में आपको पता लगा अलग अलग साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर हमारे देश में कुछ ऐसे गड़े हुए खजाने हैं रिसोर्सेज की फॉर्म में, लेट्स एक्सट्रैक्ट देम एंड चेंज आवर स्टेटस फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री टू डेवलपिंग कंट्री और फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री by extracting these resources, converting them into finished products or involving them in some kind of trade with other nations, ताकि हम ये resources किसी और को दे देंगे और जो जिस resources की किल्लत हमारे देश में है, कमी हमारे देश में है, उससे वो चीज़ हम ले लेंगे और अपने आप को सुपर रिच बना लेंगे। तो ऐसे देश which are endowed, ब्लेस्ड विद रिच बायोडाइवर्सिटी, वो अपने देश में एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटीज़ को, मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी, कहीं से भी कुछ भी किसी भी चीज़ में यूज़ होने वाला एक बस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का कुछ एक आर्टिकल या कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए। अब आप कहोगे मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी कैसे यार, क्यों? ये जितने भी फूलों से कोई चीज़ निकाली जा रही है वो मॉलिक्यूल्स ही तो हैं उसके, जिससे कोई ना कोई दवाइयाँ बनाई जा रही है, कोई औषधि बनाई जा रही हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, आपके देश में, समझाता हूँ इस चीज़ को, आपके देश में कोई एक पेड़ पौधा मिलता है, आपके देश के साइंटिस्टों ने खोज करी कि अगर इसको यूरोप में मिलने वाले उस फूल के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो ऐसी दवाई बनेगी जो कि आपको 400 साल तक मरने नहीं देगी। आपने और उस यूरोपियन कंट्री ने कोलैबोरेशन कर लिया, वी विल मेक दिस मेडिसिन, अपने आप को जवान करेंगे, 400 साल तक जिएंगे और प्रॉफिट 50-50%। अगली लाइन का मीनिंग क्लियर नहीं है, आप बस इसको ऐसा समझ जाओ, कुछ लोग बायो प्रोस्पेक्टिंग को बायो पायरेसी भी मानते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें अलग होती हैं। मैंने अभी तक, अगर मैं इस चीज़ को अलग कर दूं, मैं एक ना लाइन बनाता हूं यहाँ पर, देखो, अगर मैं इतना टॉपिक अलग कर दूं, ऊपर वाली बात, ये ब्लू कलर की लक्ष्मण रेखा है जो है, इसके ऊपर मेरे को 3 पॉइंट्स के बताना, यहां पर कंट्री ने, किसी भी इंडिविजुअल ने किसी भी प्रकार की चोरी करी है कोई, मतलब दूसरे देश गया वो कुछ भी लेने, यहाँ पर किसी से ऐसा आपको दिख रहा है कि परमिशन नहीं मांगी, किसी के फील्ड में घुस गया, किसी की कंट्री में घुस गया, तारों के नीचे से घुस गया, तारे काट काट कर, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पर चोरी चकारी दिख रही है आपको? पहले बताओ, कंट्रीज यहाँ पर घुस रही हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ था कि जो नेशंस ब्लेस्ड हैं वो अपने रिच बायोडाइवर्सिटी से, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज लेबर या कुछ रिसोर्सेज को लेकर, यह कंट्री आपको किसी और कंट्री में घुसती हुई दिख रही है? नहीं ना। बायो प्रोस्पेक्टिंग होता है भाई, आपको रिसोर्सेज अपने देश में, अपने दोस्ती यारी वाले रीजन में, वहाँ पर देखिए, और अगर आप ले भी रहे हो ना किसी से, किसी और कंट्री में जाकर, तो आप परमिशन से जा रहे हो, तारों के नीचे से नहीं जा रहे। लेकिन बायो पायरेसी क्या है?
चोरी चकारी करना सेम चीज है। बायो प्रोस्पेक्टिंग चोरी की फॉर्म में करी जाए तो बायो पायरेसी है, समझते हैं इसको। बायो पायरेसी अकर्स जब जेनेटिक रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, ऐसी कंट्री जहां पर बायोडाइवर्सिटी अधिक मात्रा के अंदर है, आप उनसे वो चीज ले लेते हो, चुरा लेते हो, चालाकी कर लेते हो विदाउट देयर परमिशन। अब याद रखना, जरूरी नहीं है आप सामने वाले कंट्री में रिसोर्स पाने के लिए घुसपैठ कर रहे हो सकता है उनकी जेनेटिक रिसोर्सेज की नॉलेज या उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को छीन रहे हो। श्रेय याद होगा आपको, अप्रैल मंथ के अंदर जो हमने विजन की मैगजीन करी थी, उसमें इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज IITK का आर्टिकल डिस्कस करा था हमने कि उसको दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है, और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में स्कूल्स में उसका करिकुलम ऐड करो, ताकि लोग बच्चों को ये बताया जा सके कि तुम भाई 5 दिन अगर कुरकुरे खाते हो और स्प्राइट पीते हो तो 2 दिन कम से कम करेले का जूस भी पियो। जवान लौंडे रहोगे तुम, गर्लफ्रेंड को खुश रखने वाले। ये है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। हमारी औषधियां वैसे बहुत कमाल की होती है कि नहीं होती है बताओ? एलोवेरा छील कर उसको चाहे गटक जाओ, उसका जूस बना लो या चेहरे पे लगा लो। चेहरा भी सनशाइन, स्ट्रेच मार्क्स भी गायब, पतला भी करेगा, ब्लोटिंग को भी दूर करेगा और हेल्दी रखेगा। मोर ओवर, ये जो किसी कंट्री की जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है या उसके जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं, जो होते हैं, ये जो चोरी करे जाते हैं, इट इज यूज टू बेनिफिट द नॉन इंडिजिनियस पीपल। बात ये है, इसलिए पायरेसी है। तुम उनको ले गए, लेकिन जिस कंट्री के, जिस रीजन के वो रिसोर्सेज या जो नॉलेज ले गए, उनको फायदा नहीं मिल रहा जहां के वो थे। नॉन इंडिजिनियस मतलब जहां के लोकल लोगों के साथ वो ट्रेडिशनल नॉलेज जुड़ी हुई थी, वो जेनेटिक रिसोर्सेज जुड़े हुए थे, वो थे उनके, ले गया कोई और फायदा मिला नहीं इनको। और जैसे ही कोई चोरी करके लेकर गया, उसने अपनी कंट्री में जाकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ में जाकर अपील कर दी और पेटेंट पा लिया उस प्रोडक्ट का। और जो इंडिजिनियस रीजन जो था, जहाँ के वो लोग थे, जिनकी वो नॉलेज थी, जिनके वो जेनेटिक रिसोर्सेज थे, उनको ना किसी भी प्रकार का फायदा हुआ, ना किसी भी प्रकार की कंपनसेशन मिली। बड़ी सारी एडवांस इकोनॉमीज, डेवलप्ड कंट्रीज और बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के द्वारा ऐसी कोशिश करी गई है, बड़े सारे एक्सपर्ट्स इन पे आरोप लगाते हैं कि इन्होंने इंडिया की जेनेटिक रिसोर्स और ट्रेडिशनल नॉलेज की बायोपायरेसी करी है। और ये पता है, आज की बात नहीं है कि अभी अभी करी है, ये कब की बात है बताओ? मैं इसका रूट कहाँ पर लेकर जाऊँ? कौन करवाता था हमारे देश में सर्वे? किसी भी लैंड को मत छोड़ो, यहाँ से ये उग सकता है, वहाँ से वो उग सकता है, यहाँ से इंडिगो उगा लो, यहाँ से कस्टर्ड एप्पल उगा लो। बताओ कौन करता था ऐसा? वेरी गुड, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया। ठीक है, लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्पीशीज। इसके बारे में हम लोग जो वेटलैंड का चैप्टर था उसके अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ 1-2 स्पीशीज के प्रकार आपको नए देखने को मिलेंगे, बाकी सबको सेम है। सबसे इजी टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है। कीस्टोन स्पीशीज किसे कहते हैं? इनके बढ़ने या इनके कम होने से, मतलब कोई भी स्पीशी के बढ़ने या कम होने से किसी भी इकोसिस्टम में अगर मेजर लेवल पर चेंजेस आए, उसको कहते हैं कीस्टोन स्पीशी। अगर कीस्टोन स्पीशी लुप्त हो गई, एडिशन और लॉस की वजह से मेजर चेंजेस आएंगे। ठीक है, मेजर चेंजेस इस प्रकार से आएंगे, किसी एक का कम होना या एक का बढ़ना
दूसरे किसी अन्य स्पीशी को प्रभावित कर सकता है। अगर कीस्टोन स्पीशी लॉस्ट हो गई, इसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम हिल सकता है, बर्बाद हो सकता है, डिग्रेडेशन हो सकता है उसका। टाइगर को गायब कर दो एज एन एपेक्स प्रेडेटर फ्रॉम द फूड चेन, फूड चेन रहेगी भी? बताओ, फूड चेन रहेगी भी? बिल्कुल नहीं। तो दे आर कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ मेनी अदर स्पीशीज इन दैट इकोसिस्टम। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकता है। टाइगर को आप गायब कर दो, टाइगर किसके ऊपर फीड करता है? कोई भी एक एग्जांपल ले लो वैसे जो आपके मन में आए, किसी को भी बोल दो। टाइगर किसको खा रहा है आपके नजरिए में? डियर को खा रहा है, ज़ेब्रा को खा रहा है, चलो ठीक है, ज़ेब्रा को खा रहा है। ज़ेब्रा क्या खा रहा है? घास खा रहा है। अब टाइगर नहीं रहा, आप कह रहे हो ज़ेब्रा ज़ेब्रा बढ़ जाएंगे, अच्छी बात है, चलो सारे ज़ेब्रा बढ़ गए, सारे ज़ेब्रा मिलकर क्या खा जाएंगे? सारी घास। उन्होंने ग्रासलैंड को क्या बना डाला? डेजर्ट। और आप भी एक चीज जानते हो श्रेया, डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस को यू टर्न करके रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यूएन की डेडिकेटेड एक ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। टॉप लेवल के प्रेडेटर्स अगर गायब हो जाए यहां से तो पूरा इकोसिस्टम डिग्रेड हो सकता है। तो टॉप लेवल के प्रेडेटर्स को आप क्या कहोगे? कीस्टोन स्पीशी। और वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ की बात कर रहे हो। आप कोस्टल रीजन की बात कर रहे हो, सवाना की बात कर रहे हो, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात कर रहे हो, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात कर रहे हो, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हो, एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हो। वो डिपेंड करता है कि कौन सी इकोसिस्टम की बात हो रही है, या मतलब वेटलैंड की बात कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे सुंदरबंस की बात कर लो, अगर आप मैनग्रूव्स की बात कर लो। फिर इंडिकेटर स्पीशीज, ये कुछ ना कुछ इंडिकेट करते होंगे। इट इज वन हुज प्रेजेंस और एब्सेंस और एबंडेंस इट रिफ्लेक्ट्स द एनवायरमेंटल कंडीशन। इनके होने की वजह से, इनकी कमी की वजह से, इनके लुप्त होने की वजह से एनवायरमेंटल कंडीशन का अंदाजा लग जाता है कि कैसी वो है और कैसी रह सकती है। ये स्पीशीज एक प्रकार से अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म का काम करते हैं, एक सिग्नल देते हैं। बिकॉज ये स्पीशी लुप्त तभी होती है, बढ़ती तभी है, घटती तब है, कुछ भी इनमें तब होता है बिकॉज जब इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। दे आर ऑल्सो नोन एज सेंटिनल स्पीशीज। ओशन की अगर ये, चलो छोड़ दो इस एग्जांपल को छोड़ दो, मतलब ये जो फ्रॉग ग्लिचेंस और सैल्मन लिखा हुआ है इनको छोड़ो एक बार के लिए, किसी अच्छे एग्जांपल पे लेकर चलता हूँ। जब तक मुझे कोरल्स रंग बिरंगे दिख रहे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ ओशन की हेल्थ बेकार है? नहीं। कोरल सफेद हो गए पूरे, जैसे ये बगल में पेज आई है, ऐसे हो गए रंग बिरंगा कलर छोड़कर अपना। अब क्या कहूँ, ये कोरल नहीं है वैसे, ठीक है योग्यता, ये फ्रॉग है, मतलब कह रहा हूँ रंग बिरंगा कलर, मतलब एग्जांपल, ठीक है। इसको फ्रॉग को कोरल नहीं बोलते हैं, कोरल अलग चीज़ होती है ना। मैं समझा रहा हूँ, मतलब ठीक है, कहीं आप नोट में लिख डालो। नोट्स भी सोच समझ के बनाने चाहिए। नोट्स आपके लिए बहुत ऐसा मान लो कि प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो आपके। हाँ खैर छोड़ो से इन सब बातों को, ये बताओ पहले मुझे कि इनका कलर अगर सफ़ेद हो गया कोरल्स का, तो इनका कलर सफ़ेद हो गया अब, या फिर सफ़ेद होता चला जा रहा है, तो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ओशन की हेल्थ, मरीन इकोसिस्टम खराब हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं। और नॉर्मल कोरल्स अब खराब हो रहा है, अब बर्बाद हो रहा है। इस केस में खराब या बर्बाद हो रहा है? नहीं, ठीक है। एंडेमिक स्पीशी,
अभी मैंने आपको बताया मूल रूप से वहीं के निवासी होते हैं। तो दे आर नेटिव टू अ सिंगल स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन, किसी आइलैंड पर, किसी स्टेट में, नेशन में, कंट्री में या डिफाइंड जोन में मिलते हैं। रेयरली एक टर्म आपको वैसे ही वो एक रेफरेंस के लिए बता रहे हैं कि एंडेमिक स्पीशी के लिए एक रेयर ऑल्टरनेटिव टर्म यूज़ करी जाती है, जो कि एक ऐसी स्पीशी हो किसी एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही मिलती हो और वो और कहीं ना मिलती हो, वो होता है प्रीसिंक्टिव स्पीशीज डेटा रिस्ट्रिक्टेड टू अ डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया। जैसे कोई आपसे बोले कि लायन टेल्ड मकाओ कहाँ मिलता है, सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता है, अगर आपके मुंह से निकल रहा है सिर्फ, तो वो एंडेमिक है या प्रीसिंक्टेटिव है। और लायन टेल्ड मकाओ क्या होता है, ये क्या होता है वैसे मकाओ? बर्ड, पैरेट। अच्छा, ये लो तुम्हारा प्यारा प्यारा पैरेट, ये लो। योगिता उड़ा दे इसको छू मंतर करके, छत से उड़ा देना इस पैरेट को। हाँ, दिख रहा है ना तेरे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह सुगंधा ये। अभी जो चल रहा है पहले आप उसकी बातें करें, अब मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में कौन सी चिड़िया चल रही है। मैं लायन टेल्ड मकाओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे साथ चिड़िया उड़ का कृपया आप गेम ना खेलें, वरना मैं बहुत कुछ उड़ा दूंगा। वेस्टर्न घाट के अंदर नीलगिरी तहर, ये क्या होता है? तुम ऐसी यार सुगंध, तो कोई भी बात चलती है, मैं लूफा कुछ और समझा रहा हूँ तो हरप्पा में तुम अपना लूफा निकाल कर ले आते हो। जो बात मैं पूरा नाम बोल रहा हूँ, लायन टेल्ड मकाओ। मकाओ एक ये भी होता है। तुम्हें तो बहन की गाली भी नहीं दे सकता मैं। हाँ, नीलगिरी तहर। कोई बात नहीं यार, मैं हंसी मजाक और बेइज्जती आपकी इसलिए करता हूँ, आपको ये याद रहे। अच्छे बच्चों की तरह अगर पढ़ाऊँगा ना, आप अभी तो समझ जाओगे, भूल जाओगे लेकिन कुछ महीनों बाद। नीलगिरी तहर, बार बार जब भी किसी स्पीशी का नाम आता है गूगल करके देखा करो, कोई आलस वाली बात नहीं उसके अंदर। मैं तो टाइगर तक को देखता हूँ। इतना आप व्हाट्सएप पे चैटिंग और ये सब रील्स वील्स देख लेते हो तो क्या 2 मिनट एनिमल्स को नहीं देख सकते? हर सब्जेक्ट का एक अलग फ्लेवर होता है प्रिपेयर करने का। नीलगिरी तहर ये हो गया, एक प्रकार की बकरी है, ठीक है? रेड पैंडा, दिस इज रेड पैंडा। और नॉर्मल पैंडा क्या होता है? ठीक है, हिमालय, ईस्टर्न हिमालयस में, ईस्टर्न घाट में फ्लाइंग स्क्विरल। क्या ये गिलहरी उड़ती है? क्या गिलहरी उड़ती है? बिल्कुल उड़ती है, कुछ डिस्टेंस तक उड़ती, इन द सेंस कि फ्लैप नहीं कर पाती, लेकिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक फ्लाइट ले लेती है बड़े आराम से। उसके बाद काइवेट, दिस इज काइवेट। आप लोगों को एक चीज़ पता है वैसे? अच्छा, वो ये यहाँ पर दिख गया मुझे। काइवेट कॉफ़ी के बारे में आप जानते हो? क्या जानते हो कुणाल, बताओ। वेरी गुड, कहाँ सुना ये? वेरी गुड।
बाकी लोगों को बताता हूँ। इसको ना कुछ कच्ची कॉफ़ी के दाने खिलाए जाते हैं, ठीक है, कच्ची कॉफ़ी के दाने खिलाए जाते हैं। एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ मैं आपको। आप जो भी चीज़ जैसे खाते पीते हो, आपको जब डकार आती है तो वो उसी के फ्लेवर की आती है जनरली। अब इसको क्या होता है, ये कॉफ़ी बीन्स इतनी फीड कराई जाती है, इतनी फीड कराई जाती है, बार 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 खाने को दिया जा रहा है तो यही दिया जा रहा है, यही दिया जा रहा है, यही दिया जा रहा है। अल्टीमेटली ऑब्वियस ही बात है, इसका फीकल बेस निकलेगा, ये पॉटी करेगा। अब उस पॉटी में से ये जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो कॉफ़ी का ही बना हुआ निकलेगा, क्योंकि उसने पूरे दिन सुबह शाम दिन रात ये कॉफ़ी बीन ही खाई है, ठीक है। अब इसकी पॉटी को ऐसे करके सुखा लिया जाता है, इसकी प्रोसेसिंग होती है और इससे दुनिया की वन ऑफ द सबसे कॉस्टलीस्ट कॉफ़ी बनती है। और ये जो कॉफ़ी बीन है या ये जो कॉफ़ी लोग पीते हैं, ये अल्टीमेटली इस काइवेट की पॉटी को पी रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि कुदरत ने इसको ऐसा बनाया है। अब जैसे आप एक बात कहो कि आप मिल्क जो पी रहे हो, कैमल का, बफेलो का, काओ का, वो भी तो उसका एक बाय प्रोडक्ट है। अंडा आप खा रहे हो, वो भी तो एक उसका बाय प्रोडक्ट है मुर्गी का। अब ऐसे तो कहने को सारी चीज़ें गंदी होती हैं। कुदरत ने इसको ऐसा बनाया है कि इट इज़ द ओनली फॉनल स्पीशी ऑफ प्लैनेट अर्थ जिसकी पॉटी में से स्मेल नहीं आती है। और आयरॉनिकल बात है, कहने वाली जो फैक्ट जो आता है, जैसा आप कहीं पर भी पढ़ोगे, इसकी इकलौती ऐसी पॉटी है पूरी वर्ल्ड में जितनी स्पीशीज़ होती हैं जो कि खुशबूदार पॉटी है, और खुशबूदार ऐसी कि जिसमें कॉफ़ी की खुशबू आती है। जनरेशन बाय जनरेशन जो उसको फीड करवाया जाता है, तो ये इसकी पूरी जनरेशन जो पूरी स्पीशी है वो इच्छुक हो गई है, वो ओरिएंट हो गई है टुवर्ड्स ईटिंग दिस कॉफ़ी बीन। जब खाएंगे यही तो बाय प्रोडक्ट भी यही निकालेंगे। तो कई लोग तो इसको कच्चा घर में ऐसे ले जाते हैं कि हम मतलब सुखा वुखा के प्रोसेसिंग करके खुद कर लेंगे और खुद इससे बना लेंगे, ठीक है। और कई जगह पर इसके ये पैकेट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो कॉफ़ी ऑनलाइन, मैं अमेज़न पे गया, ये मिल रही है 100% प्योर काइवेट कॉफ़ी, 100% उसकी प्योर पॉटी से बनी हुई है। यही वाला पैकेट था ना जो अभी मैंने आपको दिखाया, 100% प्योर, ठीक है। अंदर ऐसी बीन्स नहीं लेंगी इसमें। कॉफ़ी के दीवाने में अलग अलग प्रकार की कॉफ़ी पीते हैं, तो उनको ये भी पीना पसंद है। अब बस इसके जो बनाने का जो तरीका है वो इतना फेमस है, तो लोगों का चाहे अच्छी लगे, चाहे मन हो चाहे ना हो, शोशाबाजी करने के लिए कि आ जाओ तुम्हें काइवेट कॉफ़ी पिलाते हैं, बस वही वाली बात, ठीक है। ईस्टर्न घाट में मिलता है आपको। उसके बाद अच्छा लगा ये वाला फैक्ट है ना, मैंने आपको बोला था ना इंटरेस्टिंग है इसमें, ये अच्छा हुआ मेरे को दिख गया काइवेट कॉफ़ी, वरना इसके बारे में ना आगे वाले चैप्टर में डिस्कस है, कुछ चैप्टर्स हैं आगे उसमें है डिस्कशन। काइवेट कॉफ़ी के बारे में नहीं है, लेकिन वो कंटेक्स्ट है कॉफ़ी वाला उसका। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, दीज आर एक्जॉटिक स्पीशीज विच इज इंट्रोड्यूस इन एन एरिया। इन्वेड करवाया जाता है इनको, अब वो इंटेंशनली करवाया गया हो या फिर हो गई हो वो इंट्रोड्यूस किसी एक एरिया में। एक बार जब इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ये इतनी रैपिड तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो लोकल एरिया को, हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल बता दो ज़रा मुझे। प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा आ गया ना ये वाला नाम, यूपीएससी ने ये टर्म 2018 में पूछा था, ठीक है। लैंडेना, फॉल आर्मीवॉर्म, यूकैलिप्टस, वॉटल, प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा, कॉमन वाटर हायसिंथ। एक बार थोपड़े देख लेते हैं सबके फटाफट। लैंडेना, ये देखने में जितना रंग बिरंगा प्यारा सा लग रहा है उतना ही हराम ज़्यादा है ये। फॉल आर्मीवॉर्म, ये ना कौन को खा जाता है, 2018 में बहुत प्रचलित हुआ था ये दक्षिण भारत में।
जो कॉर्न की खेती, मेज़ की जो फार्मिंग करते हैं ना किसान, उनके पूरे के पूरे जो भुट्टे के खेत है ना, भुट्टा जानते होगे, कौन जानते होगे ना, उसको खा गया था पूरा का पूरा। ये देखो मैं दिखाऊँ आपको, फॉलो मी होम। हाँ ये रहा। जैसे भी लॉकडाउन के टाइम पर वो टिड्डियों ने वो नहीं करा था आक्रमण पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया के सारे खेतों वेतों को तबाह कर दिया था, ऐसे 2018 में दक्षिण भारत में इनका आक्रमण हुआ था फॉल आर्मी बॉम्ब का। अब इनको आर्मी बॉम्ब क्या बोला जाता है, कलर इनका आर्मी की ड्रेस की तरह माना जाता है इसलिए ये। उसके बाद यूकेलिप्टस, ये सिंपल सी पत्तियाँ, लेकिन देख रहे हो इनवेजिव स्पीशी हैं। ठकरवानी ये क्या बताता है, हर सिंपल दिखने वाला इंसान या कोई भी स्पीशी भरोसे के लायक नहीं होती, वो पूरी की पूरी बर्बाद कर सकती है एक एरिया को। बॉटल, ये ठीक है, ये भी आरामजादे। प्रोस्पे जूली फ्लोरा, मैंने आपको बताया था ये उसी की तरह होता है, जैसे एक तो इसके अंदर ये एक ये चीज़ होती है और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं दे आर लाइक टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा होता है ना जैसे, वैसे ही। ठीक है, कॉमन वाटर हाइसिंथ, दिस इज कॉमन वाटर हाइसिंथ। ये किसी अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में चला जाए, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, बस आसपास के सारे इकोसिस्टम की माँ बहन एक हो जाएगी। आपको देखिएगा अकेले ही तो है, क्या ही कर लेगा, इतनी जल्दी एक्सपेंड होगा ना, सिर्फ यही दिखेगा, फिर बाकी कोई और तो दिखेगा ही नहीं वहाँ पर। कुछ ऐसे अपनी टेरिटरी पूरी की पूरी पानी पर घिर कर बना लेता है, ऐसा इस कदर कि कुछ साल के लिए इसको छोड़ दो, आप यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर दौड़ोगे, पार्क बना देगा पूरा ये। उसके बाद फ्लैगशिप स्पीशीज, it is a species chosen to represent an environmental cause such as ecosystem in need of conservation। किसी एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कॉज के लिए इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उसकी कंजर्वेशन के लिए। जैसे किसी जगह की अगर फूड चेन डिस्ट्रॉट हो गई हो, वहां पर जो प्रेडेटर्स मिलते थे, एपेक्स लेवल के जो प्रेडेटर्स थे फूड चेन के अंदर, अब वो नहीं मिलते हैं, तो किसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, एनिमल्स लाइक टाइगर। तो these species are chosen for their vulnerability, attractiveness या distinctiveness। ठीक है, in order to engender support and acknowledgement from the public at large, कि उनको मतलब बेसिकली एक इकोसिस्टम की कंजर्वेशन के लिए रखा जाए और वहाँ पर वो भी सर्वाइव कर सके, प्लस जो दूसरी स्पीशीज़ हैं वो उनका भी सर्वाइवल सुनिश्चित हो जाए, फूड चेन और फूड वेब के अंदर एक जो मिसमैनेजमेंट आ गई है वो मैनेज हो जाए, उस पर्पज से इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, तब उनको बोला जाएगा फ्लैगशिप स्पीशी। इंडियन टाइगर, अफ्रीकन एलिफेंट, जाइंट पैंडा ऑफ चाइना एंड कैंगरू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दिस इज जाइंट पैंडा। This is kangaroo। योगिता, इंडिया में कैंगरू कहाँ मिलता है, विच स्टेट? कहाँ मिलता है, एनीवन?
कहीं नहीं मिलता योग्यता इंडिया में कैंगरू, नहीं मिलता। अच्छा एक बात याद रखना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि कभी कभार कुछ एनिमल स्पीशी का नाम आ जाता है कि ये ना महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस करा गया, ऐसा करा गया है। यार दो वर्ड होते हैं, एक होता है नेटिव तरीके से मिलना और एक होता है इंट्रोड्यूस कराना। मुंबई में एक 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम का एक म्यूजियम, मतलब आप उसको आप जगह कह लो, म्यूजियम कह लो, वैसे तो अखबारों में तो म्यूजियम का नाम ही आया था आज से कुछ साल पहले। वहाँ से एंटार्क्टिका से पेंगुइन लाए गए हैं वहाँ पर। अब आप ये कहोगे मुंबई में पेंगुइन मिलते हैं, और आई थिंक वो सर्वाइव भी नहीं कर सके थे, मर गए थे वो कुछ दिन के अंदर ही, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मुंबई और इंडिया की खबर है जहाँ तक 3 साल पहले मेरी नॉलेज आती है। पेंगुइन्स इन मुंबई, हाँ, मुंबई जू वेलकम्स 3 न्यू पेंगुइन्स, मैंने पढ़ा था उसको। कुछ ऐसा आर्टिफिशियल क्लाइमेटिक कंडीशंस बनाकर यहाँ पर कुछ पेंगुइन्स लाए गए थे। अम्ब्रेला स्पीशीज, द स्पीशीज डेट आर सिलेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एन एंटायर इकोसिस्टम, कि अगर इनको बचा लिया तो पूरा इकोसिस्टम को बचा लिया। एंड दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनको कहा जाता है अम्ब्रेला स्पीशी। एग्जाम्पल टाइगर्स एंड जायंट पैंडास आर एन एग्जाम्पल ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज। जो भी एफर्ट लिए जाते हैं टू सेव वाइल्ड टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, वो दूसरी स्पीशीज को भी तो बचाने में मदद कर देते हैं, सच एज लेपर्ड्स, बोर्स, हेयर्स, एंटीलोप्स एंड मंकीज। बोर कौन होता है? वाइल्ड पिग, जंगली सुअर। बोर अवतार किसने लिया था अंडर हिंदुज्म? लक्ष्मी जी बोर अवतार लेंगे? मारो थप्पड़ अपने आपके। लक्ष्मी जी के हस्बैंड कौन? विष्णु ने लिया था, विष्णु जी ने लिया था। क्यों लिया था? क्यों लिया था? गॉडेस अर्थ को सेव करने के लिए। ठीक है, हिस्ट्री के हमारे बुक्स में गिवन है ये, धीरे धीरे करके लेक्चर्स कंप्लीट करना, आपको पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद हियर एक प्रकार का जंगली खरगोश। ओके, एंटीलोप, एंटीलोप, मंकी। फिर फाउंडेशनल स्पीशीज। फाउंडेशनल स्पीशी इज अ डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम बोथ इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस एंड इन्फ्लुएंस। याद रखना, दे आर डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, खाना यही बनाकर देंगे। यानी कि अगर खाना बनाकर दे रहे हो तो खाने की शुरुआत कहाँ से होती है फूड चेन में? फ्लोरा या फोना? फ्लोरा या फोना? फ्लोरा। एनिमल्स अपना खाना खुद बना सकते हैं? सोच क्या रहे हो बैठ के बे, आराम करो। तो इट इज द स्पीशीज दैट क्रिएट्स और मेंटेन्स एन इकोसिस्टम। एग्जाम्पल, kelp in kelp forest and corals in coral reefs। अब कोरल्स तो आप जानते हो, ठीक है। केल्प फॉरेस्ट ना एक पानी के नीचे योग्यता फॉरेस्ट होता है, ठीक है। श्रेया जानते होगे आप, मैंने इसकी पहली फोटो दिखाया रखी है आपको, ये
पूरा का पूरा ये पानी के नीचे है, ऐसा नहीं मैं सोने धूप आ रही हो कोई इफेक्ट डाल दिया। ये देखो पानी के नीचे है। श्रेया एक बात याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था ये थंब रूल है कि आप सबको बताया था मैंने, सुगंधा आपको भी याद होगा कि जो जो चीज़ें आपको पृथ्वी पर ऊपर मतलब समुद्र से ऊपर देखने को मिलती है ना, सी लेवल होता है जीरो, जीरो से ऊपर वाली हाइट पर जितना आपको देखने को मिलता है उतना जीरो से नीचे भी देखने को मिलता है। सेम चीज़, फॉरेस्ट ऊपर है नीचे भी है, लैंडफॉर्म्स ऊपर है नीचे भी है, जबकि नीचे ज़्यादा डाइवर्स है। हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट ऊपर है लेकिन नीचे मरियाना ट्रेंच है। वो सारी चीज़ें जो कि ऊपर हैं वो नीचे भी है। ठीक है, कैल फॉरेस्ट है ना योगिता, पूरा प्रॉपर जंगल जैसा। यहाँ पे आपको सील, सी हॉर्स वगैरह ये सब अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कैल फॉरेस्ट के बारे में हम वेटलैंड्स वगैरह में भी एक देख चुके हैं हल्का सा। ठीक है, अब ये जो टाइप्स ऑफ स्पीशी है ना, स्पीशीज़ हैं, हमने ज़्यादा कवर करी है। फाउंडेशनल 1, फ्लैगशिप 2, अम्ब्रेला 3, एंडेमिक 4, इन्वेसिव 5, इंडिकेटर 6 और कीस्टोन 7। जो नीचे ये थ्योरेटिकली ये लिख कर दे रहा है यहाँ पर, ये कम दे रहा है स्पीशी आपको। 1, 2 and 3 होंगे। बेटर ये है कि आप इसको ऊपर से कवर करो, इसलिए मैंने आपको वो डायग्राम जो दे रखा था वहाँ से कवर करो। इसको बस एक बार देख लेंगे, लेकिन ये किसी काम का है नहीं, वैसे ऊपर वाला ज़्यादा बढ़िया। ओके, सो 50% चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर ठीक रहा तो हम आज रात को इसको वाइंड अप कर देंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।